मैं कुशल से हूँ और आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ। इस कोरोना महामारी काल में हमारी आवाज़ ठीक है? पूछते रहते थे, लोगों की तमाम ऊहापोह की स्थिति भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई सीएमओ से या इस तरह किसी वरिष्ठ डॉक्टर से सीधे बात कर पाए। बात बनाओ, मैं क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो लोगों की अपेक्षाएं थी या प्रश्न थे उनको सब मैंने कलेक्ट किया। दूसरी तरफ जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, जो हमारे बड़े भाई की तरह श्री शेषनारायण सिंह जी, उनकी 4 दिन पहले, क्या मृत्यु के 1 दिन पहले उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि आप स्वयं इनिशिएटिव ले करके इस बात पर कि जिले में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, इस पर जो है हेल्थ प्रशासन की, मेडिकल प्रशासन की बात जनता तक पहुंचे। ने अभी उत्तर प्रदेश में जो प्रयास किए गए योगी सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा, मेडिकल विभाग द्वारा, उसकी बड़ी प्रशंसा की है। घर घर अभियान के बारे में टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन किट और बिना लक्षण के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर के जो प्रयास किए गए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब से, सीएमओ साहब से, डॉक्टर साहब, एक चीज तो यह है कि आपके जिले में ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऑक्सीजन के लिए कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। और जबकि मैंने अपने 3 नंबर आप दे करके रखे हैं जनता जनार्दन को, तो इसको क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप प्रशासन ने लिया है कि जिसके नाते ऑक्सीजन की यह पोजीशन है। मुझे ये कहना है कि जहाँ तक, जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि मैं यहाँ आने से पहले राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में क्रिटिकल केयर यूनिट का जो है प्रभारी था। तो और कोरोना जो कि पिछले मार्च से जो चल रहा है, और इसके बारे में मैं पढ़ता भी रहा हूँ कि कैसे क्या इसका जो है, किस तरह से जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे भी किस तरह की चीज़ें बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ का L2 हॉस्पिटल जो देखा, तो L2 हॉस्पिटल वो सिर्फ वहाँ बेड खाली पड़े हुए थे। मुझे लगा कि ये तो L2 किसी भी रूप में नहीं है। मैंने इंक्वायर किया तो वेंटिलेटर जो है वो पैक्ड पड़े हुए थे। मैंने वो सारे वेंटिलेटर निकलवा के बेंगलोर से इंजीनियर बुला के, और मैंने उन वेंटिलेटर्स को जो है सारे के सारे जो वेंटिलेटर थे उनको मैंने इंस्टॉल कराया। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे जो है चीज़ों की तैयारी, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो नहीं हैं उसको भी हमें वो करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं क्रियाशील हुआ। जहाँ तक ऑक्सीजन की वो है, तो ऑक्सीजन के लोग जानना चाह रहे थे कि क्या सोर्सेज है, कहाँ से कैसे किया, क्योंकि जिले में सोर्स नहीं, इसलिए लोग जानना चाहते कैसे कैसे आपने। जहाँ ऑक्सीजन का जहाँ तक वो है, तो इनिशियल स्टेज में मैंने ये देखा कि हमारे पास सिलेंडर्स की कमी थी। मैंने, अब जो भी कहिए, ईश्वर का वो था, मुझे ईश्वर ने वो किया कि आप पहले से रेडी हो जाओ। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो परचेज करवाया। मुझे लगा कि ये इतने बड़े जनपद के लिए काफ़ी कम है जो था मेरे पास। तो मैंने उसके लिए जो है शासन को भी लिखा, और जो भी हमारे पास जो जंबो सिलेंडर थे उनकी संख्या मैंने बढ़ाई। ये प्रकोप बढ़ने से पहले ही मैंने हमारे पास जो बी टाइप सिलेंडर थे उनकी परचेजिंग मैंने जो है अपने स्तर से कराई। उसका रिजल्ट ये रहा कि जब ये प्रकोप जो है बढ़ा, तो उसमें सिलेंडर्स मेरे पास उस समय पर्याप्त थे। लेकिन हमारे साथ जो विडंबना ये थी कि हमारे जनपद में कोई रिफिलिंग का कोई वो नहीं था। शुरुआत में मैंने बाराबंकी से रिफिल कराया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने जो है यहाँ टांडा से रिफिलिंग कराई, फिर वहाँ से भी एक स्टेज पे मना हो गया। फिर मैंने
सोहावल से रिफिलिंग कराई। मतलब आप ये समझिए, मैं और डीएम साहब बैठ के शाम को, डीएम साहब भी अपने स्तर से कभी जो है डीएम फैजाबाद को, अयोध्या को वो करते थे, कभी जो है डीएम बाराबंकी को, कभी जो है लखनऊ में उनके जो भी सीनियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे सिलेंडर भरवा दीजिए। ये कि चलता रहा और हमारा जो है, हमारी जो भी हमारे पास लखनऊ के जो भी रिसोर्सेज थे वहाँ को सारा एक्सप्लोर करके मैं सिलेंडर भरवाता रहा और चीज़ें हमारी अप टू द मार्क सप्लाई। मतलब एक दिन तो आप ये समझिए कि रात को मुझे ये हुआ कि अब कल के लिए मेरे पास सिलेंडर्स तो हैं लेकिन इनकी रिफिलिंग नहीं है। तो आप ये समझिए, मैंने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने जो है अयोध्या फोन किया, वहाँ के डीएम से बात किया, वहाँ के कमिश्नर से बात किया, फिर जाके सोहावल में रात को 10 बजे हमें ग्रीन सिग्नल मिला कि ठीक है सीओ साहब आप गाड़ी भेज दीजिए। रात को 11 बजे मैंने यहाँ से गाड़ी भेजी और सोहावल से जाके हमारे सिलेंडर भर के आए। नेक्स्ट डे फिर वहाँ से मना हो गए। फिर मैंने लखनऊ अपने रिसोर्सेज वो किए लखनऊ से भराने का, तब तक वहाँ गाड़ी भी आ चुकी थी। फिर ये समझिए कि वहाँ से हमें रेगुलर जो है रिफिलिंग मिलती रही। इस बीच हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो भी बराबर हमारे संपर्क में, मेरा ख्याल है कि शायद माननीय विधायक जी से हमारा दिन भर में कम से कम 4-6 बार आप फोन करते रहे हैं, पूछते रहे हैं कि सीमो साहब क्या दिक्कत, क्या वो है। हमारे पास शुरुआत में सिर्फ 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे। आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज की तारीख में मेरे पास 25 से बढ़ के 70 हो गए। तो अभी कुछ और भी परचेज करने हैं आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? अभी हमारे जो है 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आज ऑर्डर जो है वो प्लेस हो रहा है और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पाइपलाइन में हैं जिनका बिड ऑलरेडी मैं पहले से 10 दिन पहले कर चुका हूं। मेरा ख्याल है 2-3 दिन में वो उपलब्ध हो जाएंगे। है कि हमारे जनपद में काजीपुर में लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। माननीय विधायक राजेश गौतम जी के तरफ से जो है कई दिनों पहले मुझे आया था, मैंने वेलकम किया और उसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जिला चिकित्सालय में डीआरडीओ के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट का जो है काम वो भी स्टार्ट हो चुका है। अभी परसों से प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हमारे ट्रॉमा सेंटर के लिए भी ऑक्सीजन प्लांट वो भी जो है चल चुका है और रास्ते में है, साउथ से आ रहा है कोयम्बटूर से, वो भी मेरा ख्याल है कल तक वो भी आ जाना चाहिए। तो इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा, बल्कि डीआरडीओ वाले जो है आनाकानी कर रहे थे डीएम साहब से, तो हमारी माननीय सांसद महोदया ने जो है अपना पूरा वो लगाया, जिसकी वजह से फिर उनको डीआरडीओ को भी यहाँ का वो टाइमली करना पड़ा। अदरवाइज वो कह रहे थे कि मुझे महीना भर लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, इस तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन वो भी काम स्टार्ट। कब तक लग जाएगा सर? काम क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म वगैरह काफी हैवी बनना होता है, तो जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के दोनों के बीच में जो जगह थी वो चिन्हित करके उसका काम अभी कल से स्टार्ट हो गया है। तो मेरा ख्याल है 1-8 हफ्ते के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, उसमें रिफिलिंग का सीओ साहब आपके पास सिलेंडर बहुत है जी। हाँ, हम ही पूछ रहे हैं ये सिलेंडर आपके पास पर्याप्त संख्या में है कि सिलेंडर की भी संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी? नहीं, अब एट प्रेजेंट हमारे पास जो पेशेंट का इनकमिंग है, पेशेंट जो हमारे एडमिशन हो रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास सिलेंडर की पर्याप्त संख्या है। बीच में कुछ हमें लगा था कि थोड़ा कम हो रहा है सिलेंडर, हमें कुछ कम पड़ेंगे, तो उसके क्रम में हमने जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी हैं हमारे, क्योंकि ये सौभाग्य है कि हमारे जनपद में प्राइवेट हॉस्पिटल भी काफ़ी हैं, अच्छी संख्या में है, तो मैंने उनको सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई आपके पास जो है जो भी सिलेंडर है आपके पास खाली पड़े हैं तो 50% सिलेंडर आप मुझे दे दो, तो वो पब्लिक के काम आए। तो उन लोगों ने अपने 50% सिलेंडर लगा। सिलेंडर के मामले में आप सब सफिशिएंट हैं? अच्छा, बेड जो कितने बेड हैं कुल L1 L2 में और
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ला करके, और कितने पर अभी आपको और खाली है, या मतलब कि क्या स्थिति है आपकी बेड की? क्राइसिस है कि कंफर्टेबल पोजीशन है? नहीं, हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। बेड के मामले में जहां तक ये है कि मेरे समझ में अभी तक किसी भी पेशेंट को ये नहीं हुआ होगा कि उसको बेड ना मिले, क्योंकि 50 बेड हमारे L2 में हैं और 50 बेड जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। 200 बेड की व्यवस्था हमने L1 में कर रखा है, और अभी रिसेंटली हमने 2 CHC, एक बतिगरपुर और एक कुलवार, इनको कोविड CHC के रूप में 15-15 बेड यहाँ पे मैंने अरेंज किए हैं, और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ मैंने जो है 5-5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दोनों जगह भेजे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इस समय 330 बेड जो है वो एक्टिवेटेड हैं। आज की डेट में अब ये आप मान के चलिए L2 में हमारे अभी आज की डेट में 37 पेशेंट हैं, और तो मैं 330 में से क्या 150 खाली होंगे अभी हमारे पास, और 330 में हमारे पास लगभग जो है 50% खाली। अच्छा, तो ठीक, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। अच्छा, डॉक्टर्स काफी जो है कोरोना उसमें जोन में कांटेक्ट में आने के नाते, और स्टाफ काफी, मैंने देखा कि मैं इंस्पेक्शन के L1 L2 के इंस्पेक्शन के दरमियान मुझे पता लगा कि काफी संख्या में लोग बीमार हुए, कोरोना से पीड़ित हुए। तो अब डॉक्टर और स्टाफ की जो कमी होती है, इसको, इस चैलेंज को कैसे पूरा कर रहे हैं? हाउ आर यू मीटिंग दिस चैलेंज? डॉक्टर और स्टाफ की कमी को कैसे पूरा कर रहे हैं? इसके क्रम में हमने जो है कार्यदायी संस्था से जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स जो है वो लिए हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या जो है जो पड़ रही थी, डॉक्टर्स तो हमें MBBS भी कुछ मिले, आयुष डॉक्टर्स काफ़ी हमें मिले जिनसे हम काम ले रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ भी मिल गया। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ स्वीपर की हो रही है। तो स्वीपर के लिए हमने जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से जो है निवेदन किया, तो उन्होंने नगर पालिका के थ्रू जो है स्वीपर्स भी मुझे दिलवा दिए। अदर देन कोरोना को भी लेकर के बीच में हो रहा था, तो हमने आपसे बात की, आपने बताया कि जितने PSC हैं वो ओपन कर दिया गया है। तो कितने PSC हैं, और क्या उनको पूरी तरह से ओपन हुए, सब कार्यरत हैं सभी PSC? हाँ, हमारी जो ब्लॉक लेवल की CHC हैं 14 CHC, और 41 हमारी PSC हैं ग्रामीण उसमें जो हैं, और 2 अर्बन PSC हमारी। तो सरकार का जो निर्देश रहा है वो ये रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC में आप खाली इमरजेंसी सर्विसेज दें। इमरजेंसी सर्विसेज प्लेस में हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज प्लेस में हैं, और तो PSC में क्या है? वहाँ पे रूटीन OPD हमारी वो हो रही है। हालांकि क्योंकि डॉक्टर्स की हर जगह कमी है, तो वहाँ से भी हमने काफ़ी लोगों को कोविड हॉस्पिटल में लगा रखा है। तो संख्या जरूर कम है, लेकिन इनकी OPD वहाँ पे रन कर रही है। आयुर्विज्ञान के जो है, आयुष के भी कुछ लोगों को ट्रेंड करके आपने उनको लगाया है वेंटिलेटर्स वगैरह का ऑपरेटर में, ऐसा एक आपके यहाँ नया प्रयोग हुआ है? इस संबंध में ये कहना है कि हमारे जनपद में एनेस्थेटिस्ट के 23 स्वीकृत पद हैं, जिनके अगेंस्ट सिर्फ 3 एनेस्थेटिस्ट हमारे जनपद में हैं। तो 3 एनेस्थेटिस्ट से, क्योंकि किसी भी क्रिटिकल केयर को रन करने के लिए आपको, आप ये समझिए 8 से 2, 2 से 8 और नाइट में 8 से 8, 3 नाइट वाले का आप होगा, तो मिनिमम 4 या एक कोई बीमार पड़ा तो 5 होना चाहिए, ये नॉर्मल। तो उसके हिसाब से भी मेरे पास संख्या नहीं थी। हमने DG साहब को पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद मैंने उनसे टेलीफोन पर संपर्क भी किया कि मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार तुम तो यहाँ रह चुके हो, तुम्हें मालूम है कि प्रदेश में कितनी कमी है।
तो फिर उसको पूरा करने के लिए मुझे पता था कि शायद ना दे पाए, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 एनेस्थेटिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट फीमेल में 1 एनेस्थेटिस्ट हैं, उन तीनों लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ऐसा है कि हमारे जो आयुष डॉक्टर हैं आप इनको ट्रेन करिए, और किसी पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पे डालना है तो आप अपने सुपरविजन में वो जो भी आयुष के डॉक्टर हैं आप उनको ट्रेन करके, और चूंकि इस महामारी में इवन सरकार ने ये भी कहा है कि आप एमबीबीएस के जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनको ले लीजिए, आप जो भी पैरामेडिकल में फाइनल ईयर वाले हैं उनको ले लीजिए, उनके लिए मानदेय भी फिक्स किया है कि 300 रुपये 400 रुपये इस तरह से मानदेय फिक्स किया। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मैंने अपने तीनों एनेस्थेटिस्ट से ये रिक्वेस्ट किया, और तीनों लोग जो है अभी परसों ही बात हुई, तीनों लोगों ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, और इन लोगों को ट्रेन करके, और हमने जो है क्योंकि मुझे ये हुआ कि हम जो रिसोर्सेज हैं उसी में हमें काम करना है, तो कैसे मैं करूँ, तो उसके लिए मैंने ये किया। बहुत अच्छा पूरी की। एक चीज और, 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने, एक एमएलसी साहब हैं हमारे जो भूतपूर्व आईएसएफ पीओ में भी थे, उनसे 20 कंसंट्रेटर आपको मिले, उनको कहाँ डिप्लॉय किया गया है? अरविंद शर्मा जी ने भिजवाया था, मतलब डोनेट करवाया। मैं उसके लिए जो है माननीय एमएलसी जी का और आपका बहुत ही आभारी हूँ, और हमारे पास जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे वो हमने जो है L2 में लगा रखा था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे रखा था, L1 के लिए नहीं था, तो मैंने 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने L1 में भेज दिए। बहुत अच्छा। एक चीज और, जैसे PSC में CSC में आपने इमरजेंसी सेवाएं की हैं, तो क्या वहां पर भी आप इमरजेंसी सेवा में ऑक्सीजन की व्यवस्था है CSC में? सारे CHC लेवल पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैंने रखवा रखे हैं। अच्छा, कोई भी अपरिहार्य अगर वो आए रात बिरात किसी भी उसके लिए ऐसी जरूरत पड़े तो वहां पे मैंने रखे हुए हैं, लेकिन ये कि उनका बहुत ही जुडिशियस यूज करने के लिए बोला है। जी, लोग चाहते हैं कि आप उसको भी रिव्यू कर लें। बिल्कुल ठीक है, मैंने लगभग देखा वहां पर हैं, तो पहले हमारी चिंता थी कि शायद CSC में ना हो सिलेंडर और गैस, लेकिन बहुत अच्छा मैं आश्वस्त हुआ कि वहां पर है। अच्छा, जो ट्रैकिंग, टेस्टिंग और जो अरेंजमेंट आपने किया है उसका क्या, कितने RRT आपके टेस्टिंग टीम कितनी चल रही है अभी क्षेत्र में? घर घर अभियान जिसकी WHO ने भी प्रशंसा की हो, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और किट प्रोविजन और वैक्सीनेशन, इसमें क्या हो रहा है? इनिशियल स्टेज में हमारे यहाँ टोटल RRT की 19 टीमें लगी थी, और उनको बढ़ाते हुए हमने जो है एट प्रेजेंट जो है 84 टीमें लगा रखी हैं, जिसमें कि 70 टीमें हमारे जो भी 14 ब्लॉक लेवल CSC हैं वहाँ पे लगा रखी हैं, 70 रूरल की और 14 मैंने अर्बन में लगा रखी। तो इनसे मैं, क्योंकि ये कहा गया था कि आप जो है 3 गुना 4 गुना, तो मैंने उसको 5 गुना बढ़ा लिया है, और मेरा जो है ये वो है, अभी कल ही मैंने हमारे यहाँ जो भी CMOs हैं, डिप्टी CMOs हैं, इनको कल शाम को ही अभी मैंने ये निर्देशित किया है कि क्योंकि इनिशियली पॉजिटिव केसेस काफ़ी आ रहे थे, 700-800 के करीब आ रहे थे, अब एट प्रेजेंट जनपद में 200-300 के आसपास आ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग का जो भी हमारा वो रहा है, उसके क्रम में इन्फेक्शन कम हुआ है, लेकिन कल शाम को मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल मंडलीय समीक्षा थी, मंडलीय समीक्षा उन्होंने स्टार्ट किया है, कल अयोध्या मंडल से शुरुआत करी, तो हमारा जो भी जनपद है कुछ चीज़ों में तो हमारा जनपद टॉप पे था मैनेजमेंट में, कुछ चीज़ों में बीच में था, और ये सुन के आपको खुशी होगी कि किसी भी उसमें हम पिसट्टी नहीं थे एग्जैक्टली। तो फिर शाम को मेरे दिमाग में हुआ, हमने अपने सारे जो है जो
जिला स्तर के हमारे जो है अधिकारी हैं, उनको सबको बुलाया और मैंने एक चीज उनसे ये कही कि डेली हमारे जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको आप लोग अगर 200 पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो आप 20-20, 30-30 आप 5, 6, 7 लोगों में डिवाइड कर लीजिए और उनको टीम के द्वारा चाहे आप कराइए या अपने द्वारा खुद से फोन करिए और ये एश्योर करिए कि जो आज पॉजिटिव आए हैं उनको आज की डेट में या कल की डेट में उनको किट मिल जाए। और ये मैंने हर जो भी एसीएमओ है या डिप्टी सीएमओ है उसको जैसे मैंने ये डिप्यूट कर दिया कि 30 लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। 30 में से कितने को मेडिसिन किट मिल गई, अगर मान लीजिए 12 को नहीं मिली तो उन 12 को कल मिल जाए, प्लस आप उसमें खुद भी फोन करके ये क्रॉस चेक करें कि इनको मिली या नहीं मिली। और मैंने ये भी कहा कि आप ये मान के चलिए कि कुछ रैंडम चेकिंग मैं खुद भी करूंगा और जिसके क्षेत्र में अगर डिफॉल्टर मिलता है मुझे तो उसके लिए फिर मैं बहुत बुरा होऊंगा। तो ये अभी कल ही शाम को मैंने अगर हम ये कर ले जाते हैं कि जो आज के डेट में पॉजिटिव आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट अगर 24 घंटे 48 घंटे 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं होते। अभी मैं वीडियो साहब को यही बता रहा था, ये पूछ रहे थे कि कैसे क्या पेशेंट का वो है कॉम्प्लिकेशन का वो, तो उसमें देखा ये गया है कि जैसे किसी को फीवर होता 2-3 दिन वो फीवर जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाता, आदमी ये सोचता है कि मैं ठीक हो गया। उसके बाद उसको होता क्या है कि उसका गला खराब होता है, हल्की खांसी आने लगती है। दैट इज द टाइम इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच चुका और फिर वहां से जो पेशेंट जो है गड़बड़ाता है तो उसमें काफी कैजुअलिटी उन केसेस में होती है। ये टेली कंसल्टेशन ये क्या चीज है? इस कोरोना काल में देखिए ऐसा है कि टेली कंसल्टेशन का आप ये समझिए कि इतनी इम्पोर्टेंस है कि पेशेंट भी अगर घर से निकलता है तो उसके अगर नॉन कोविड है तो उसके कोविड से इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, कोविड है तो उससे डॉक्टर और पैरामेडिकल के भी जो है इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो उस क्रम में क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर राममनोहर लोहिया में भी टेलीमेडिसिन का वो चलता था, तो उस क्रम में हमने यहाँ पे जो है हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं उनसे मैंने वार्ता की कि भाई आप अपने जो है 4 से डॉक्टर को ऐसा करिए कि टेलीमेडिसिन के लिए लगा दीजिए। तो 4 डॉक्टर को जनपद में टेलीमेडिसिन के लिए लगाया, उसके रिजल्ट्स भी मैंने अच्छे देखे। तो 14 CSC जो भी है हमारी, वहाँ पे 14 डॉक्टर को हर दिन मैंने ये कहा है कि जो डॉक्टर ऑन कॉल है वो टेलीमेडिसिन का भी काम करे। बहुत अच्छा। तो आप ये समझिए कि जब से मैंने टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया, अभी कल की VC में जो हमने डाटा निकाला था तो उसमें टोटल 902 पेशेंट जो हैं वो इसका लाभ पा चुके हैं। कि जिनको कोविड नहीं हुआ है उन्हें बचने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ 2-4 शब्दों में बताएं। और जिनको हुआ है उनको क्या करना, मतलब कि जैसे जिनको फील हुआ और कैसे फील होगा, फिर उस फील होने पर उनको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा तो वो ये है कि जो भी कोविड का जो है बिहेवियर है वो सबको पालन करना है। जैसे अभी सामने भाई साहब ने मास्क नीचे कर लिया तो कृपया मास्क ऊपर कर लीजिए, है ना। चाहे देखिए ऐसा है कि आप अभी माननीय विधायक जी ने मुझसे ये सवाल पूछा
तो इसमें कोशिश ये करिए कि मास्क नाक के ऊपर रहे, पूरा कवर रहे, और ये भी कोशिश रहे कि ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं। कपड़े का मास्क अगर यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे एक सर्जिकल मास्क लगाएं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने कपड़े का मास्क पहन रखा है, ये पूरा प्रोटेक्शन नहीं करता, तो नीचे आप सर्जिकल मास्क भी लगाएं। और हैंड सैनिटाइजेशन है वो बीच बीच में करते रहें, जब मौका मिले तो साबुन से हाथ धो लें। प्लस उसके अलावा द मोमेंट, ये फिर मैं कह रहा हूं कि कभी भी आपको ये लगे कि, क्योंकि अभी सिम्टम्स जो हैं बिल्कुल इधर थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनको लूज मोशन सबसे पहले हो रहा है, तो आप देन एंड देयर देखिए, अगर कोविड प्रोटोकॉल का आप इलाज स्टार्ट कर देते हैं तो उससे नुकसान कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये चीज लोगों में, ठीक है ना। आप अगर नेगेटिव भी हैं और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो उससे आपका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया या देर से स्टार्ट किया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हमें आप लोगों से यही निवेदन है, और पब्लिक में भी आप हमारा ये मैसेज दीजिए कि जरा सा भी सिम्टम किसी को लगे तो वो जो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमारा ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और कराया, तमाम हाई फाई मतलब महंगी दवाइयों इंजेक्शन के बारे में लोगों का यह है कि वो मिल जाए हम ठीक हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ कई डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, साधारण दवाइयाँ ही इसके लिए पर्याप्त है। उसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, भ्रांति अफवाह पर थोड़ा सा प्रकाश कर दें। आप ये समझिए कि माननीय विधायक जी ने अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब मेरे पास ये है कि मेरी वाइफ जो है वो लखनऊ में थी, उनको फीवर हुआ और दवा देन एंड देयर कोविड प्रोटोकॉल जो था वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद उनको गला खराब हुआ और उनको खांसी आना स्टार्ट हुई, और खांसी इतनी आने लगी कि 10 मिनट भी वो जो है बगैर खांसी के जो है उनका वो नहीं होता था। मैंने तुरंत जो है उनको यहाँ सुल्तानपुर बुलाया, क्योंकि लखनऊ में स्थितियाँ बहुत खराब थी। और यहाँ बुलाने के बाद आप ये समझिए कि मैंने अपनी वाइफ को रेमडेसिविर नहीं दिया। रीजन ये है कि रेमडेसिविर का जो भी वो है वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है। इनिशियल स्टेज में जिन पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी फॉल करता है शुरुआत में, अगर बाद के दिनों में फॉल करता है तो रेमडेसिविर देने का कोई यूज नहीं है, वो वेस्टेज। शुरुआत में अगर कोई पेशेंट आता है उसका सैचुरेशन जो है 80 है, 70 है, 75 है, आप रेमडेसिविर दिए वो पेशेंट इंप्रूव होता है। दो भ्रांतियां पब्लिक में हैं, एक रेमडेसिविर कि साहब रेमडेसिविर लगवा दीजिए, साहब वेंटिलेटर पे डलवा दीजिए। वेंटिलेटर का जहां तक ये है, ये कहना है कि जो कोविड निमोनिया, कोविड में जो लंग खराब होता है वो बेसिकली ब्लड का थक्का बनता है, उसकी वजह से लंग्स जो है में काम करना जो है लंग्स खराब होने लगते हैं। तो अगर आप इनवेजिव वेंटिलेशन, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, इनवेजिव वेंटिलेशन ट्रीट करते हैं, सांस की नली में आप नली डालते हैं और उसके बाद आप प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं, तो उसमें जो ब्लड वेसल्स रहती हैं लंग्स में, उनके रैप्चर होने के, फट के ब्लीडिंग बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कोविड में इनवेजिव वेंटिलेशन वो कतई मना है। कोविड में अगर वेंटिलेशन की जरूरत, हमें कोई पेशेंट ऐसा है कि बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए नॉन इनवेजिव वेंटिलेशन, जिसको बाईपैप मोड कहते हैं, वो एडवोकेटेड है।
और जिन पेशेंट में जरूरत पड़ रही उनमें मैं बाईपैप का यूज करा रहा हूं। तमाम पब्लिक मेरे पास आती है कि साहब वेंटिलेटर पे इनको डलवा दीजिए, वेंटिलेटर नहीं चल रहा है। तो उसमें यही कहना कि जो वो पेशेंट हमें, अगर इवन मैंने लखनऊ में भी देखा, नॉन कोविड पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने के बाद निकल के आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, लेकिन कोविड पेशेंट जो वेंटिलेटर पे गए हैं उनमें 90% पेशेंट नहीं निकल पाते। तो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो, कि अस्वस्थ हो जाना चाहिए जनता जनार्दन को कि जो भी दवाइयां हैं सुल्तानपुर में उपलब्ध और जो ऑक्सीजन की, बेड की, डॉक्टर और स्टाफ की जो सुविधाएं हैं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग की, वो यहाँ के लिए पर्याप्त हैं। आप ये समझिए कि जहां तक जैसे रेमडेसिविर, कोई भी दिन ऐसा नहीं आया मेरे साथ कि मेरे पास रेमडेसिविर ना हो। और आज की डेट में भी हमारे पास जो है टोटल L2 में जो भी 50 बेड हैं, अगर 50 बेड्स भी हो जाते हैं तो आज की डेट में हमारे पास 166 रेमडेसिविर हैं। बहुत अच्छा। एक चीज और मैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, कुछ लोग कहते हैं कि हर उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या आपके पास, हमारे डिस्ट्रिक्ट में या सीएमओ के पास ऐसी कोई सुविधा है कि किसी को प्राइवेट घर पर ऑक्सीजन दिलाने के लिए कोई आपको हम हेल्प कर सकते हैं या आपके? मैं ये समझता हूँ कि हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो हम ये भी सुविधा जो है उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो सरकारी सिस्टम में कोई कमी नहीं है। तो उसमें हमारे पास L2 में इतने पर्याप्त बेड हैं कि 200 बेड के अगेंस्ट हमारे मैक्सिमम एडमिशन जो गए हैं अभी तक 71 गए। बहुत अच्छा है। मैं एक दो चीजों का, जैसे किसी का ऑक्सीजन जैसे गिरने लगता है लेवल, तो प्रोनिंग क्या है, इसके बारे में कोई जागरण? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, ये मैं बताना आपको भूल रहा था, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप ये समझिए कि प्रोनिंग को जो है वेंटिलेटरी पोजीशन भी कहते हैं, और दो चीजें हैं, एक स्टीम इनलेशन और दूसरा प्रोन पोजीशन। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो भी प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गणतंत्र के 4 स्तंभ जो हैं उनमें से है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये दो चीजें आप पब्लिक में जरूर भेजिए, एक स्टीम इनहेलेशन और दूसरा प्रोनिंग। इसकी इंपॉर्टेंस आप ये समझिए कि अगर पेशेंट हर 2 घंटे पे मिनिमम 5 मिनट के लिए और मैक्सिमम 10 मिनट के लिए स्टीम लेता है और उसके बाद आधे घंटे पेट के बल लेट के एक तकिया सीने के नीचे और एक तकिया पेल्विस के नीचे, एब्डोमेन जो है वो, पेट जो है वो बेड से फ्री हो, आधे घंटे के लिए गहरी गहरी सांस लेता है, तो आप ये समझिए कि उसका सैचुरेशन जो है वो 10, 15, 20 जो है अपने आप बढ़ जाता है। और ये अगर रेगुलर कर लेता है तो आप ये समझिए कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जब मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे फीवर हुआ, गला खराब हुआ, चेस्ट में कंजेशन हुआ, तो मैं ट्रीटमेंट तो बराबर ले रहा था। एक दिन रात को जो है 1:45 बजे मुझको लगा कि कुछ अनइजीनेस हो रहा है। मैंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 91 था। रात को 1:45 बज रहे थे, थोड़ा सा मन में ये भी हुआ कि अब मैं 1:45 बजे रात को किसको कहूँ कि मुझे ये दिक्कत है, और थोड़ा सा उलझन भी होने लगी कि 91 है, अब इसके बाद तो 5, 6, 85 के नीचे जो है वो इस्कीमिया होने लगती है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने स्टीम इनहेलर ऑन किया, 10 मिनट मैंने स्टीम लिया और 10 मिनट स्टीम लेने के बाद पेट के बल लेट के एक तकिया मैंने सीने के नीचे लगाया, और आप ये समझिए कि 1:45 बजे से और 1:15 बजे तक मैंने जो है गहरी गहरी सांसें ली। 91 से मेरा सैचुरेशन जो है वो 96, 97।
बहुत अच्छा, ये प्रैक्टिकल में बताया। बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि समराइज कर दूं चीजों को, लगभग हर चीजें आ गई हैं कि बचाव कैसे करना है, ऑक्सीजन के लेवल को कैसे बिना किसी खर्च के बढ़ाना है। और देखा कि आप लोगों ने कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे, मेडिकल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, और आप जैसे लोग जो पत्रकारिता जगत में हैं, आप लोग जो जन जागरण का काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन का जो कोऑपरेशन है कि हमेशा बचाव करके कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग है, इस सभी लोगों का सहयोग मिल करके जो प्रयास सामने आया है, तो उसके बारे में यही है कि प्रयास है सफल कहीं, प्रयास है विफल नहीं, प्रयास में कमी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। और उसी का परिणाम है कि हम लोग डे बाय डे हर दिन बेहतर हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई थर्ड वेव आती है तो उसके लिए भी हम ऑक्सीजन और संसाधनों, बेड वगैरह के माध्यम से हम तैयार हो रहे हैं। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और किट की जो व्यवस्था है, उसके नाते दिन प्रतिदिन हम कोरोना की महामारी से युद्ध करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं। डॉक्टरों का हमारे जो एक गीता का आदर्श वाक्य है कि न हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भोम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मनाशनम। न हमें स्वर्ग की इच्छा है, न पुनर्जन्म की इच्छा है, न नाम की इच्छा है। हम तो सिर्फ रोग दोष से पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा का हरण करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी मीडिया मंत्रियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय दिया। और मैं डीडीओ साहब का, डॉक्टर विश्वकर्मा जी का, डॉक्टर सीएमओ साहब का सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सभी संसाधनों को एक साथ जुटा करके जनपद की सेवा के लिए लगाया है, कोविड सेवा में लगाया है, जिसके नाते दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, हमारी घबराहट खत्म हो रही है और हम आत्मविश्वास के साथ कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार और तत्पर हो रहे हैं और इसीलिए स्थिति भी सुधर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।